हेलो गाइस, स्वागत है आप सबों का एक नए एपिसोड में। आज हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो कितने प्रकार की होती है। अब तक हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में देखा भारत का स्थलीय पड़ोसी राष्ट्र जो है उनके साथ जो हमारा भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल इश्यूज है उसके संबंध में आप विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो सीमाएं हैं, जो राजनीतिक सीमा पॉलिटिकल बॉर्डर होती है वो कितने प्रकार की है। वो प्राकृतिक सीमा क्या है, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल सीमाएं क्या है, अगर कहीं है भारतीय संदर्भ में कुछ सीमाओं का हम लोग अवलोकन करेंगे। इसके अलावे विश्व स्तर पर भी देखेंगे कि ये जो प्राकृतिक सीमाएं हैं इसका जो निर्धारण किया गया है वो किन इलाकों में किस आधार पर किया गया है, वो आधार क्या है। तो इसी संदर्भ में आज का ये पूरा एपिसोड है। ओके गाइज, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नोबल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सीमाएं मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहला प्राकृतिक अथवा भौगोलिक सीमा, जिन सीमाओं का निर्धारण प्राकृतिक घटकों के द्वारा, ध्यान रहे प्राकृतिक घटक जिनमें नदियां हैं, पर्वत हैं, झील है, रेगिस्तानी इलाके हैं, तो इन आधारों पर जिन इलाकों का विभाजन किया जाता है, पॉलिटिकल जो बॉर्डर खींची जाती है, राजनीतिक सीमा जो खींची जाती है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो होती है ऐसी सीमाएं कहलाती हैं प्राकृतिक अथवा भौगोलिक सीमा। इसी प्रकार हम लोग देखें अक्षांशीय अथवा देशांतरीय, इसी को ज्यामितीय यानी ज्योमेट्रिक बाउंड्री भी कहा जाता है। तो अक्षांश रेखा जो पृथ्वी पर इक्वेटर विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई है, तो उसे आधार मानकर जिन इलाकों में जिन देशों के बीच सीमा का निर्धारण किया गया है, अथवा लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा को आधार मानकर जिन देशों के बीच सीमाओं का निर्धारण है, तो वो लॉन्गिट्यूड लाइन उसका बेस हुआ। इन्हीं आधारों पर जिन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित की गई है इसे ही ज्यामितीय सीमा कहते हैं। और थर्ड अध्यारोपित, जिसे आरोपित किया गया है, यानी सुपरइम्पोज्ड बॉर्डर। फॉर एग्जांपल अपने ही मुल्क में LOC जिसे लादा गया है, इम्पोज्ड किया गया LAC चाइना के साथ, ये जो बाउंड्री लाइन है वो सुपरइम्पोज्ड बॉर्डर के अंतर्गत आती है, अध्यारोपित सीमा के अंतर्गत आती है। आइए बारी बारी से सबों के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक अथवा भौगोलिक सीमा को देखते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, फिर उसका हम लोग विश्लेषण करते चलेंगे और यह भी देखेंगे कि भारत में वो चीजें कहां पर हैं। भारत के अलावा विश्व स्तर पर जो प्रमुख भौगोलिक सीमाएं हैं उन सब का अवलोकन इस सेक्शन में हम लोग करते हुए चलेंगे। तो प्राकृतिक अथवा भौगोलिक सीमा, सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं। जब दो देशों के बीच किसी प्राकृतिक घटक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार की जाती है तो ऐसी सीमा कहलाती है प्राकृतिक सीमा अथवा भौगोलिक सीमा, नेचुरल अथवा फिजिकल बाउंड्री। इसके अंतर्गत जो चीजें आएंगी तो उसमें ध्यान रखिएगा, नदियां कई देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय करती हैं, इसके संदर्भ में बातें होंगी। इसके अलावा पर्वत, झील, मरुस्थलीय अथवा रेगिस्तानी इलाके, ये कुछ ऐसे प्राकृतिक घटक हैं जो दो देशों के बीच सीमाओं को निर्धारित करते हैं। भारतीय संदर्भ में देखें तो ध्यान रहे कि भारत में नदियों के द्वारा जिन भौगोलिक क्षेत्रों में सीमा तय की गई है, तो आप ध्यान रखें पंजाब के इलाके की दो नदियां जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय करती हैं, बनाती हैं। एक नदी यहां पर रावी नदी जो अमृतसर जिले में है, कुछ दूरी तक पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इस नदी के एक ओर पाकिस्तान है तो दूसरी ओर भारतीय भू क्षेत्र है, वो पंजाब के अंतर्गत। दूसरी नदी सतलज नदी, तो भारतीय संदर्भ में आप ध्यान रखें भारत का ये जो पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है उत्तर पश्चिमी भाग में, तो यहां पर दो नदियां, कौन कौन सी नदियां, रावी और सतलज नदी, ये दो नदियां हैं जो पाकिस्तान के साथ कुछ दूरी तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। इसके अलावा नेपाल का ये जो पश्चिमी सीमा जो भारत से लगती है, जो हमारा राज्य उत्तराखंड यहां पर मौजूद है, काली नदी, नेपाल के साथ जो भू राजनीति से संबंधित एपिसोड था उसमें आप लोगों ने समझा होगा। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि काली नदी किसके साथ, काली नदी नेपाल के साथ। इसके अलावा
एक और नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रवाहित होती है वो कलादान नदी। ध्यान रखेंगे, कलादान नदी मिजोरम राज्य के ये दक्षिणी छोर, दक्षिणी पूर्वी इलाके जो मिजोरम का इस पोर्शन में, यहाँ पर म्यांमार के बीच कलादान नदी इस ओर प्रवाहित होती हुई म्यांमार में प्रवाहित होती है। तो थोड़ी दूरी तक कलादान नदी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। किन देशों के बीच? भारत और म्यांमार के बीच। तो भारत में हम लोग ध्यान रखें, कलादान नदी म्यांमार के साथ, ठीक है, ये पाकिस्तान के साथ। इन नदियों के बारे में आप ध्यान रखें भारतीय संदर्भ में कि रावी और सतलज नदी कुछ दूरी तक पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय करती हैं, फिर काली नदी नेपाल के साथ, और इसी प्रकार कलादान नदी म्यांमार के साथ ये राजनीतिक सीमा तय करती हैं। राज्य के संदर्भ में देखें तो ये दोनों नदियां कहां पर हैं? तो पंजाब में। ये कहां पर है? तो उत्तराखंड और नेपाल के बीच हैं। और ये कहां पर है? तो मिजोरम और म्यांमार के बीच। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखो तो महत्वपूर्ण जो बाउंड्री लाइन है उस पे आप फोकस कीजिए वर्ल्ड लेवल पर, जो काफ़ी फेमस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी प्रसिद्ध नदियां हैं जो दो देशों के बीच बाउंड्री बना रही है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नदियां जो दो देशों के बीच सीमाओं को तय करती है, उनमें याद रखें ये जो 4 नदियों के हमने नाम लिखे हैं, कॉन्सेप्ट आप विकसित करें। नियाग्रा नदी, आपने नियाग्रा फॉल्स के बारे में सुना होगा, ये यूएसए और कनाडा के बीच में, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में ये मौजूद है, और कुछ दूरी तक ये नियाग्रा नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। किन दो देशों के बीच? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच। ये दो देशों के नाम आप याद रखें। तो यहां पर आप देख लें कि नियाग्रा नदी जो बनाती है वो यूएसए और कनाडा के बीच, ये दो देश हैं जिनके बीच ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुछ दूरी तक बनाती हैं। इसके पश्चात दूसरी नदी रियो ग्रांडे नदी। ये नदी यूएसए यानी अमेरिका और मैक्सिको के बीच में, अगर आप उत्तरी अमेरिका का मैप देखें, एटलस में आप देखेंगे अमेरिका और मैक्सिको के बीच जो सीमा है वहां पर कुछ दूरी तक ये जो नदी है रियो ग्रांडे नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये नदी अमेरिका के अंदर कोलोराडो से निकलती है, वो स्टेट है, कोलोराडो से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। तो जहां पर गिरती है उससे पहले ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच। रियो ग्रांडे नदी किन दो देशों के बीच ये सीमा तय कर रही है? तो वो यूएसए और मैक्सिको के बीच, यूएसए और मैक्सिको के बीच। राइन नदी यूरोप के 5 देशों के बीच ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। जैसा कि आपको पता है कि राइन नदी यूरोप की बेहद महत्वपूर्ण नदी है, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो नदी आल्प्स पर्वत से निकलती है, जो स्विट्जरलैंड से शुरू होती है, लिंचटेनस्टीन के बीच ये सीमा बनाती है। इसके पश्चात स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, फिर आगे बढ़ने पर स्विट्जरलैंड और जर्मनी, तो कुछ दूरी पर जाने के पश्चात ये फ्रांस और जर्मनी के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसके पश्चात ये जर्मनी में प्रवाहित होती हुई नीदरलैंड में प्रवेश करती है और फिर उत्तरी सागर नॉर्दर्न सी में जाकर गिर जाती है। तो ये जो नदी है ना, तो 5 देशों के बीच, वो देश कौन कौन से हैं आप यहां देख लें। पहला देश हो गया स्विस यानी स्विट्जरलैंड, और लिंचटेनस्टीन इसके बीच की सीमा बनाती है। फिर नदी थोड़ी और आगे बढ़ने पर ये दूसरा है स्विस और ऑस्ट्रिया के बीच। फिर ये नदी थोड़ी और आगे बढ़ती है तो ये स्विट्जरलैंड यानी स्विस और जर्मनी के बीच। फिर और आगे बढ़ने पर ये फ्रांस और जर्मनी के बीच। जब ये नदी जर्मनी में प्रवेश कर जाती है तो जर्मनी से फिर ये नीदरलैंड, जिसका प्राचीन नाम हॉलैंड है, आपको ये मालूम है, नीदरलैंड में प्रवेश करने के पश्चात नॉर्दर्न सी उत्तरी सागर में जाकर मिल जाती है। तो आप यहां पर देखें ये नदी कितने देशों के बीच सीमा को तय कर रही है। स्विट्जरलैंड 1 हुआ, लिंचटेन 2, ऑस्ट्रिया 3, जर्मनी 4 और फ्रांस 5। ये 5 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसके पश्चात हम लोग देखें जो चौथी प्रमुख नदी है वो साउथ ईस्ट एशिया की प्रमुख नदी है मेकॉन्ग अथवा मेकॉन्ग रिवर। ये नदी
तिब्बत से निकलती है। अगर यहां पर देखो तो चूंकि साउथ एशिया में हम लोग पड़ोस में म्यांमार है, तो इस क्षेत्र तिब्बत से निकलती है और ये म्यांमार में प्रवेश करती है। तो तिब्बत से निकलकर जब ये म्यांमार में जाती है तो म्यांमार से निकलकर थाईलैंड में जाती है, फिर ये लाओस की तरफ प्रवाहित होती है। तो ये नदी, ध्यान रखें, दो कंट्री थाईलैंड और लाओस, थाईलैंड और लाओस के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, थाईलैंड और लाओस, ये ध्यान रखिएगा। जिन देशों से ये नदी प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है उस पर आप ध्यान रखें। सबसे पहले ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के पश्चात ये नदी प्रवेश करती है कहां? म्यांमार में। म्यांमार से ये नदी आगे की ओर बढ़ती है तो प्रवेश करती है थाईलैंड में, थाईलैंड से प्रवेश करती है आगे लाओस में। तो ध्यान रखिए, जिस समय ये थाईलैंड से लाओस में प्रवेश करती है तो वहां पर ये अंतरराष्ट्रीय सीमा इन दो देशों के बीच बनाती है। कौन सी नदी? मेकोंग अथवा मेकोंग नदी। लाओस के पश्चात ये नदी प्रवेश करती है कंबोडिया में, कंबोडिया। इसके पश्चात कंबोडिया से ये नदी प्रवेश करती है वियतनाम में, और वियतनाम के पश्चात ये साउथ चाइना सी में जाकर मिल जाती है या गिर जाती है। देशों के अंदर भी नदियां राज्यों के बीच सीमा तय करती है। जैसा आप लोगों ने पढ़ा है, पहले भी देखा है कि यूपी और बिहार के बीच घाघरा नदी कुछ दूरी तक सीमा बनाती है, कर्मनाशा नदी कुछ दूरी तक, गंडक नदी भी सीमा को तय करती है दो राज्यों के बीच। इसी प्रकार यूएसए के अंदर हम लोग देखें, मैरीलैंड और वेस्ट वर्जीनिया, इन दो राज्यों के बीच भी एक नदी सीमा बनाती है, वो नदी है पोटोमैक नदी। और यह नदी आपको पता होगा कि वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है वो इसी पोटोमैक नदी के तट पर ही बसी हुई है। तो ध्यान रखें, यहां पर नदियां ना सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रही बल्कि देश के अंदर भी, राज्यों के बीच भी सीमा को तय करने का काम करती हैं। तो हमें फोकस करना है, ध्यान देना है जो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो आप इस संदर्भ में ध्यान रखेंगे कि भारत में दो महत्वपूर्ण नदी जो पंजाब के इलाके में है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, वो है रावी और सतलज नदी, काली नदी नेपाल के साथ और कलादान नदी म्यांमार के साथ। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उसमें ध्यान रखेंगे नियाग्रा यूएसए और कनाडा के बीच, रियो ग्रांडे मैक्सिको और यूएसए के बीच, राइन नदी यूरोप के महत्वपूर्ण देश स्विट्जरलैंड और लिechtenstein के बीच, इसके पश्चात स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया के बीच, इसके पश्चात स्विट्जरलैंड और जर्मनी के बीच, फिर फ्रांस और जर्मनी के बीच ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, वो नदी है राइन नदी। फिर मेकोंग अथवा मेकोंग नदी दो महत्वपूर्ण देश थाईलैंड और लाओस के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। अब हम लोग देखें, कई इलाकों में झील भी अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रही है। अपने मुल्क में तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई झील अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बेहद महत्वपूर्ण झील है, वो झील है टंगानिका झील, जो अफ्रीका का एक बहुत बड़ा झील है। ये मालूम है कि दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है जो टंगानिका झील है, अफ्रीका के सेंट्रल पार्ट में। तो ये जो झील है ना, चार देशों के बीच, वे जो देश हैं वो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसे हम DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कहते हैं। दूसरा देश है जाम्बिया, तंजानिया और बुरुंडी। ये जो कंट्री है, ध्यान रखिए, ये जो झील अफ्रीका में है, ये झील जो लंबाई में फैली हुई है, तो इसके वेस्टर्न पार्ट में ये दो कंट्री है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC, और दूसरा देश है जाम्बिया, जाम्बिया। और इसका जो ईस्टर्न पार्ट है टंगानिका झील के, उसके दूसरी ओर यानी पूर्वी सेक्शन में ये दो देश हैं, यहां पर है तंजानिया और दूसरा बुरुंडी। तो ये ध्यान रखें कि ये जो झील है ये भी देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रही है। इस झील के एक तरफ दो देश हैं तो इस झील के दूसरी ओर दो देश हैं। टंगानिका झील के संदर्भ में जो प्रमुख फैक्ट्स हैं उसे भी आप ध्यान से बोर्ड पर देख लें, क्योंकि ये संसार की दूसरी सबसे गहरी झील है। इसकी जो औसत गहराई है वो 570 मीटर है, और लंबाई की मैं बात करूं तो ये ध्यान रखें टंगानिका झील दुनिया की सबसे लंबी, जी हाँ, दुनिया की सबसे
लंबी फ्रेश वाटर लेक है, स्वच्छ जल की ये झील है। वो झील की लंबाई है 673 किलोमीटर और चौड़ाई 72 यानी 72 किलोमीटर है। ये जो सबसे गहरी झील है वो है बैकाल झील, जो साइबेरिया रूस में है। उसकी जो अधिकतम गहराई है वो है 1642 मीटर और इसकी जो औसत गहराई वो 744 मीटर है। तो दोस्तों, टंगानिका के पश्चात अफ्रीका की जो सबसे बड़ी झील है वो झील है झील विक्टोरिया, जिसे न्यानजा झील भी कहा जाता है। यह झील 3 देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है। वो देश है युगांडा, केन्या और तंजानिया। ये अफ्रीका महादेश की तो सबसे बड़ी झील है ही, साथ ही यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। जैसा कि मालूम है कि सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, उसके पश्चात सुपीरियर झील जो यूएसए में है। मैं उन दोनों के बारे में भी अभी बताने वाला हूं। यहां पर आप ध्यान रखें कि विक्टोरिया झील अफ्रीका महादेश के अंतर्गत 3 देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है। एक अन्य झील जो अफ्रीका महादेश की है वो है न्यासा अथवा मालावी झील। ये झील भी 3 देशों को पृथक करती है, यानी 3 देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है। वो देश है मालावी, तंजानिया और मोजाम्बिक। और ये ध्यान रहे, अफ्रीका की ये तीसरी सबसे बड़ी झील है। कौन सी? न्यासा अथवा मालावी झील। एशिया महादेश के अंतर्गत आप ध्यान दें, डेड सी, मृत सागर, इजराइल और जॉर्डन के बीच ये एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। जैसा कि आपको पता होगा कि वान झील के पश्चात डेड सी या मृत सागर दुनिया की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। कैस्पियन सागर जो विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये झील 5 देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये देश है रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। ध्यान रहे, ये जो झील है इसका कुल क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। उत्तरी अमेरिका की ओर अगर हम लोग देखें तो वहां पर 4 झीलें यूएसए और कनाडा के बीच सीमा तय कर रही हैं। वो 4 झीलें हैं, सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, ईरी झील और ओंटारियो झील। ये 4 झीलें ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आती है यूएसए में। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे, जो सुपीरियर झील है ये संसार की दूसरी सबसे बड़ी झील है आफ्टर कैस्पियन सागर। साथ ही साथ सुपीरियर झील संसार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। ये फैक्ट्स आप इसके संबंध में ध्यान में रखेंगे। और ये ध्यान रखें कि ह्यूरन झील उत्तरी अमेरिका में दूसरी सबसे बड़ी झील है। किसके पश्चात? सुपीरियर झील के पश्चात। तो यहां पर ये 4 झीलें 2 देशों के बीच सीमा बना रही है। वो 2 देश है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। और वो जो झील है सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो और ईरी। अब हम लोग ये देखते हैं कि पर्वत श्रेणियां किन देशों के बीच कहां पर भौगोलिक सीमा तय कर रही है। उनमें हम लोग ध्यान दें तो सबसे पहला नाम हमारे ही देश में अराकान योमा, जो भारत का ईस्टर्न साइड है। इस सेक्शन में म्यांमार की ओर ये पर्वत मौजूद है, जो भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित कर रहे हैं। दूसरा है हेंगडुआन शान पर्वत। ये जो हेंगडुआन शान पर्वत है, आप ध्यान बोर्ड पर दें, भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, म्यांमार का जो उत्तरी सेक्शन, अगर मैं इसे बढ़ा दूं, इस सेक्शन में ये जो चीन के साथ जो बॉर्डर लगती है, यहां पर इस सेक्शन में यानी म्यांमार और चीन के बीच जो उत्तरी सीमा पर अंतरराष्ट्रीय सीमा है, वहीं पर यह पर्वत मौजूद है, हेंगडुआन शान पर्वत, जो इन 2 देशों के बीच कौन सा, म्यांमार और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रही है। तीसरी जो प्रमुख पर्वत श्रेणी है वो महान हिमालय अथवा हिमाद्री, जो हिमालय सेक्शन का सबसे नॉर्दर्न पार्ट है, वो नेपाल के सेक्शन में। आप यहां पर ध्यान रखें, यहां पर ये हिमालय क्रॉस करती है, तो चीन और नेपाल के बीच पर्वत की चोटियों से ये अंतरराष्ट्रीय सीमा क्रॉस की है। इसके उत्तर की ओर चीन का इलाका और दक्षिण की ओर नेपाल स्थित है। और चौथी प्रमुख जो पर्वत है वो पिरेनीज पर्वत है। ध्यान रखें, यूरोप में फ्रांस और स्पेन के बीच ये जो पर्वत है ना, जिसके नॉर्दर्न पार्ट में फ्रांस है और सदर्न पार्ट में स्पेन मौजूद है। तो ये कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जिसके बारे में आप ध्यान में रखें कि किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय कर रही हैं या बना रही हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वन भी प्राकृतिक सीमा के अंतर्गत वन भी फॉरेस्ट भी आते हैं। खासकर साउथ अमेरिका में अमेजन बेसिन, अमेजन नदी का जो बेसिन एरिया है वहां पर जो अमेजन का वन प्रदेश है वो कई देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। वो जो अमेजन वर्षावन जिन देशों के बीच भौगोलिक सीमा तय करती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो उसमें आप ध्यान रखें साउथ अमेरिकन नेशंस जो दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र है उनमें ब्राजील और बोलीविया, ये जो दो कंट्री हैं, इन दोनों देशों को जिन देशों से यह वन अलग करती है उनमें पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला और गुयाना, ये जो 4 देश हैं जो नॉर्दर्न पार्ट में, साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में ये देश मौजूद है। अमेजन वर्षावन के ये वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। सदर्न पार्ट में जो इलाके हैं उनमें बोलीविया और ब्राजील मौजूद है। तो ये जो वन क्षेत्र है जो अमेजन वर्षावन है, इन देशों के बीच प्राकृतिक सीमा तय करती है। अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा देखते हैं जो ज्यामितीय सीमा है। दोस्तों आइए दूसरा जो सेक्शन है हमारा वो अक्षांशीय, देशांतरीय अथवा ज्यामितीय सीमा, ज्योमेट्रिक बाउंड्री क्या है उसे समझते हैं। इसकी परिभाषा पर सबसे पहले हम लोग ध्यान दें। जब दो देशों के बीच अक्षांशीय अथवा देशांतरीय रेखा के आधार पर सीमा तय की जाती है तो ऐसी सीमा लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल अथवा ज्यामितीय यानी ज्योमेट्रिक बाउंड्री कहलाती है। तो ध्यान रखें कि अक्षांशीय अथवा देशांतरीय, जैसा कि मालूम है कि अक्षांश रेखा पृथ्वी पर पैरेलल खींची गई है इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर। इस संदर्भ में जिन लोगों को लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर के बारे में कोई कंफ्यूजन है तो हमारा प्रीवियस वीडियोस जो भी है आप रेगुलर देखें, तो उसमें मैंने बताया है शुरुआती वीडियो में ही कि अक्षांश और देशांतर क्या है देशों के संदर्भ में। आप उसे अच्छी तरह समझ ले, वॉच कर ले, उसका अवलोकन आप ध्यान से करें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होता चले। अक्षांश रेखा जो लैटिट्यूड लाइन है वो पैरेलल होगी। तो ध्यान रखें कि जो देश ऊपर है और एक देश नीचे है तभी यहां पर जो सीमा होगी वो लैटिट्यूड के द्वारा यानी अक्षांश के द्वारा तय की जा सकती है। दो देशों के बीच ये पैरेलल बाउंड्री होनी चाहिए तभी ये रेखा काम करेगी जो अक्षांश रेखा हो। अगर दो देशों के बीच ये खड़ी रेखा जो लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा है तो ये दो देश एक इधर हो एक इधर हो तभी ये रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा तय करेगी। तो इस प्रकार की सीमाएं जहां पर हैं तो ज्यादातर राष्ट्रों के बीच जो सीमा है वो अक्षांशीय सीमा की ओर हम लोग देखेंगे। जो महत्वपूर्ण सीमा रेखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सरक्रीक का मामला है, हमारा जो प्रीवियस वीडियो है जो पाकिस्तान के संदर्भ में जियोपॉलिटिकल इश्यूज है उसमें आप सरक्रीक का मामला ध्यान से देखें और समझ लें। यहां पर मैं थोड़ी चर्चा कर दूं कि पाकिस्तान क्या कह रहा है कि 24 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड लाइन है, उसे हम अंतरराष्ट्रीय सीमा मानेंगे। ये पाकिस्तान का कथन है, लेकिन हम इसे नहीं मानते, हम इसे मान्यता नहीं देते क्योंकि हमारी जो सीमा यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 किलोमीटर ऊपर की ओर से गुजरती है। तो इसी संदर्भ में देखें कि जिन देशों के बीच महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा लैटिट्यूड लाइन अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रही है वो कौन कौन से मुल्क हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। आइए इस संदर्भ में मैं बोर्ड पे लिखता हूं। गाइस, ज्योमेट्रिक बाउंड्री के अंतर्गत आप ध्यान रखें कुछ देशों के बीच बेहद महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के आधार पर अंतरराष्ट्रीय सीमा तय की गई है। तो जिन देशों के बीच महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीमा लैटिट्यूड लाइन अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर तय की गई है उस पर आप लोगों ने कुछ चीजों के बारे में निश्चित रूप से पढ़ा होगा पहले कि नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच 38 डिग्री और 49 डिग्री जो मोस्ट फेमस कंट्री है तो उनके बारे में तो आपको पता होगा। यूएसए और कनाडा के बीच 49 डिग्री। तो यहां पर मैं बता दे रहा हूं कि जो जो इंपॉर्टेंट है आप उसे ध्यान रखें। 16 डिग्री समानांतर रेखा जो पैरेलल लाइन है वो अफ्रीका के दो देशों अंगोला और नामीबिया के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसके अलावा 17 डिग्री समानांतर रेखा जो पैरेलल लाइन है वो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच दो देश उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच ये सीमा तय कर रही हैं। इसके अलावा 20 डिग्री जो समानांतर रेखा है वो उत्तरी सूडान और लीबिया के बीच, जैसा कि मालूम है कि पहले सूडान एक देश हुआ करता था जो अब दो भागों में बढ़ चुका है, नॉर्थ यानी उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। तो उत्तरी सूडान और लीबिया के बीच जो सीमा है वो 20 डिग्री समानांतर रेखा पैरेलल लाइन है। 22 डिग्री समानांतर रेखा वो मिस्र और उत्तरी सूडान के बीच है। मिस्र यानी इजिप्ट जो अफ्रीकी देश है उन दो देशों के बीच ये लाइन यानी 22 डिग्री समानांतर रेखा
अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रही है। फिर 38 डिग्री समानांतर रेखा, इसके संदर्भ में तो बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं प्रश्न। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, पहले कोरिया एक ही कंट्री था, जब विभाजन हुआ तो इसी अक्षांश रेखा जो 38 डिग्री पैरेलल लाइन है उसे अंतरराष्ट्रीय सीमा मानी गई और इन दो देशों के बीच विभाजन हुआ और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बन गई। इसके अलावे 49 डिग्री पैरेलल लाइन जो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रही है, इसे मेडिसिन लाइन भी कहा जाता है। गाइस आप ध्यान रखें, 49 डिग्री जो पैरेलल लाइन है अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा के बीच, उसे मेडिसिन लाइन भी कहा जाता है। और आप ये ध्यान रखें, जो लैटिट्यूड लाइन के आधार पर ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं तय की गई हैं, अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके बीच जो सीमा तय की गई है ना, वो इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर तय की गई है। ना सिर्फ यूएसए में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी देखें तो जो राज्यों का विभाजन है, क्वींसलैंड और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इन सभी राज्यों का जो विभाजन है ना, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के आधार पर तय की गई है। तो यहां हम लोग अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के संदर्भ में देख रहे हैं। तो ये कुछ प्रमुख पैरेलल लाइन समानांतर रेखाएं हैं, इसे आप अच्छी तरह याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अध्यारोपित सीमा यानी सुप्रीम पोज्ड बॉर्डर क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। ध्यान रहे, जब कोई देश किसी अन्य देश पर आक्रमण कर उसके भू क्षेत्र पर अधिकार कर लेती है या कब्जा जमा लेती है और फिर जो सीमा खींच दी जाती है, वैसी सीमा अध्यारोपित या सुप्रीम पोज्ड बॉर्डर कहलाती है। भारतीय संदर्भ में आप इसे देखें ध्यान से, पाकिस्तान ने जब जम्मू कश्मीर पर छद्म रूप से हमला किया तो यहां पर एक रेखा जो खींच दी गई है, आज ये LOC के नाम से जानी जाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये क्या है, LOC यानी एक अध्यारोपित सीमा है, सुप्रीम पोज्ड बॉर्डर है जो तय कर दी गई है जबरदस्ती बलात्, जो पाकिस्तान के द्वारा की गई है। और आज हम लोग इसे ही अंतरराष्ट्रीय सीमा मानकर चलते हैं, हालांकि यह है नहीं। फिर हम लोग देखें चीन के साथ जो हमारा LAC है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यह भी क्या है, अध्यारोपित सीमा है, क्योंकि 1962 के वार में चीन ने हमारे भू क्षेत्र पर कब्जा जमाया और उस पर अधिकार कर एक सीमा खींच दी, जिसे आज हम लोग मानने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए अध्यारोपित सीमा, सुप्रीम पोज्ड बॉर्डर। तो यहां ध्यान रखना कि ये दो चीजें हमारा कौन कौन सा, LOC यानी भारत और पाकिस्तान के बीच, दो देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, ये क्या है, अध्यारोपित सीमा है। कौन सी सीमा, LOC। और दूसरा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और किनके बीच, चीन के बीच। तो भारत में ये दोनों क्या है, अध्यारोपित सीमा है, सुप्रीम पोज्ड बॉर्डर है। आज हम लोगों ने देखा कि जो भी अंतरराष्ट्रीय सीमा है उनके प्रकार क्या हैं, वो प्राकृतिक आधार पर है, लॉन्गिट्यूडनल है, लैटिट्यूडनल है यानी ज्योमेट्रिक है, अथवा सुप्रीम पोज्ड हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो डेप्थ में अध्ययन करें, सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी इससे संबंधित जो चीजें हैं उस पर भी आप ध्यान देते हुए तैयारी करते चले। ठीक है गाइस, अगर आपको ये हमारा सेशन, हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, और इससे संबंधित कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चन आपके पास हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य पूछें। लाइक करना ना भूलें। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने में ये चैनल समर्पित है। ओके गाइस, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।